Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बराला जी, जिस तरह से घोषणा पत्र आया है आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है इसमें कुछ नहीं है, जुमला पैक है। और साथ में जो युवाओं के लिए कोई इसमें रोजगार को लेकर रोड मैप नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, सब ये 2019 का था वो सिर्फ दोहराया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग इस गलतफहमी में रहे हैं। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है, जो किसानों की आमदनी दोगुनी की करने की बात ये कर रहे थे 2022 में, उसमें उसका जिक्र नहीं है। साथ में महिला सुरक्षा की बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं पे जितना अत्याचार अपराध बढ़े वो सबसे ज़्यादा इसमें बढ़े हैं। इसको लेकर भी उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाया है, और रोजगार को लेकर खास करके भाई रोजगार देने की बात, जिस तरह कांग्रेस ने जो एक रोड मैप तैयार किया, इसमें कुछ नहीं है युवाओं के। देखिए, 2014 के जो चुनाव में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं काला धन लेके आएंगे, वो कह रहे हैं कि काले धन पर कोई बात नहीं हो रही, अभी तक कोई काला धन आया नहीं। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भ्रष्टाचार का वो बना दिया है। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं दो देगा हमें चंदा, उसको देंगे धंधा। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आधे से भी ज्यादा दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं, उधार लिए के बात कर रहे हैं, उधार लिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ हरियाणा के चुनाव प्रबंधन समिति कमेटी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी और राज्यसभा सांसद भी हैं। बराला जी, जिस तरह से घोषणा पत्र आया है आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है इसमें कुछ नहीं है, जुमला पैक है। और साथ में जो युवाओं के लिए कोई इसमें रोजगार को लेकर रोड मैप नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, सब ये 2019 का था वो सिर्फ दोहराया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग इस गलतफहमी में रहे हैं तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से गलतफहमी में रहते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में पिछले मेरे ख्याल में पूरे दशक में अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी खुद की जो कमी कमजोरी है उसको उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने जांचा है, परखा है और खरा पाया है, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तो धारा 370 जैसे विषय, धारा 370 खत्म करने की बात जनसंघ के समय से शुरू हुई थी, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू हो गई थी, जब से ये धारा 370 और इसका विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसी दिन से जनसंघ का वायदा था, भारतीय जनता पार्टी का वायदा था। इतने पुराने वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बहुत पुराना हमारा वायदा था, वो पूरा किया। समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के नेतृत्व में वो पूरा हुआ है। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। और यहाँ से लेकर के किसान कल्याण की बात करें, युवा की बात करें, महिला की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें, हर क्षेत्र में हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और भविष्य में भी आएंगे। इसका परिणाम पीछे आया, इसलिए तो देश की जनता ने दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और इसी प्रकार से इस बार भी पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम की लहर चल रही है। देश की जनता जो कल नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटियां प्रस्तुत की हैं उनके ऊपर विश्वास करती है। देश की जनता मानती है कि हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है, जो किसानों की आमदनी दोगुनी की करने की बात ये कर रहे थे 2022 में, उसमें उसका जिक्र नहीं है। साथ में महिला सुरक्षा की बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं पे जितना अत्याचार अपराध बढ़े वो सबसे ज़्यादा इसमें बढ़े हैं। इसको लेकर भी उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाया है, और रोजगार को लेकर खास करके भाई रोजगार देने की बात, जिस तरह कांग्रेस ने जो एक रोड मैप तैयार किया, इसमें कुछ नहीं है युवाओं के। देखिए, मैंने बहुत विस्तार के साथ बताया है महिला की सुरक्षा के लिए कितना काम किया है। महिला की रसोई का धुआं तक छटे, इसका प्रयास कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों में लाइनें लगती थी गैस का सिलेंडर की। नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना ला करके हर महिला को, ऐसे गरीब परिवार के महिला को फ्री में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। पूर्व में गैस के सिलेंडर की लाइनें लगती थी, उनको ख़त्म करने का काम किया। ड्रोन दीदी जैसे नए वो लेकर के आए, मामले लेकर के आए। आज महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके ड्रोन का, उनको 8-8, 10-10 लाख रुपए का ड्रोन फ्री दे करके उनको नई तकनीक के साथ एक आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करते हुए
उनको मैदान में उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लखपति दीदी, इस दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी इस देश के अंदर हुई हैं। अब भविष्य में इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़े, इस बात का प्रयास इसमें संकल्प पत्र में दोहराया गया है। मैं समझता हूँ चाहे युवाओं की बात हो, युवाओं के लिए पूर्व में भी 10 साल के अंदर सरकारी रोजगार भी के अवसर भी खूब उपलब्ध हुए और निजी क्षेत्र के अंदर नए नए उद्योग लगा करके कैसे नए रोजगार के अवसर सृजन हों, इस बात के ऊपर फोकस किया गया और उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। देश का जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, देश में रोड का काम होता है, एयरपोर्ट का काम होता है, रेल का काम होता है, तो निश्चित रूप से नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और उनमें युवाओं को रोजगार मिलता है। MSME जैसी योजना लेकर के आए, उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला। स्टार्टअप जैसा एक नया अभिनव प्रयोग देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसकी सराहना और जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर आज होती है। तो युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया। किसानों की अगर बात करें, देखिए किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो प्रयास गंभीरता के साथ हुए, पहले कभी नहीं हुए। परंपरागत खेती को छोड़ करके कैसे किसान दूसरी फसलों के ऊपर आए, इस बात का प्रयास किया गया। फसल विविधीकरण कराए, इस बात का प्रयास किया गया। और खाली विविधीकरण तक सीमित नहीं रखा, किसान को बाजार तक लेकर के आने की व्यवस्था इसके अंदर खड़ी हुई। कैसे छोटे छोटे क्लस्टर बना करके फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा करके हमारा जो परंपरागत खाद्यान्न है, गेहूं है, चावल है, इसकी विदेशों के अंदर भी इसकी सप्लाई हो, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट ग्रामीण स्तर पर लेकर के आने की योजना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दे रही है। पूर्व में भी इस बात के परिणाम आए हैं और भविष्य में भी बड़े सुखद परिणाम इन योजनाओं के आएंगे। और निश्चित रूप से आगे मोदी जी ने ये संकल्प दोहराया है कि 6,000 रुपये तो किसान सम्मान निधि मिलती है, वो चालू रहेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। किसान को उसकी फसल का बीमा मिले, ये मोदी जी की गारंटी है। किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। तो हर स्तर पे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम कर रही है और भविष्य में भी करेगी। आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नारा है, और जिस तरह से साउथ में, पूर्वांचल में, मणिपुर में जिस तरह से हुआ, इस तरह तमाम मुद्दे उठा रहे हैं वो लोग कि भाई कैसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो दुर्ग थे, किले थे, पिछले हम 2 दशकों में देखें बुरी तरह ढहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 36 दलों को लेकर के NDA का गठन हुआ था। बाद में ये परंपरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी और नए नए दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आज आकर के खड़े हुए हैं। ऐसे दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए जिसकी कोई देश की जनता उम्मीद नहीं करती थी। इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन और मंडिया गठबंधन, जिसकी लीडरशिप शुरू में नीतीश कुमार के हाथ में दिखाई देती थी, आज वो किसके साथ है? आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज शिवसेना मूल रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आज चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज तमाम इस प्रकार के नेता, चाहे हम यहाँ की जयंत चौधरी की बात करें उत्तर प्रदेश में, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और हमारे NDA गठबंधन के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने का काम करती है और खुशफहमी में है। मैं कहता हूं कि इस चुनाव तक, जब तक आखिरी पोल ना हो जाए, कांग्रेस पार्टी की खुशफहमी बनी रहनी चाहिए। ये भी है कि कह रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो जो विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की बात कर रहे हैं, ED CBI के द्वारा जेल में डालने के, जो नहीं मानते उनको जेल में, नहीं तो उनके अपने साथ में रख लेते हैं। अब देश की जनता चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो और नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल करके देश की जनता के मन की बात कही है। देश की जनता ये चाहती थी कि भ्रष्टाचारियों का स्थान समाज के अंदर नहीं, जेल के अंदर होना चाहिए। और आज बड़े बड़े घोटालों में जो ईमानदारी का दम भरते थे, जिनकी पार्टियां भ्रष्टाचार का विरोध करते करते खड़ी हुई, जिन लोगों ने अन्ना जी का मुखौटा ओढ़ करके और आंदोलन के माध्यम से और अपनी राजनीति खड़ी करी, वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो आंदोलन कुशासन के खिलाफ था, वो आंदोलन अव्यवस्था के खिलाफ था। उन लोगों ने सत्ता में आने के बाद
वो सारे काम वो उल्टे किए जिसका वो दम भरते थे लाल किले के मैदान से। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जिम्मेवारी बनती थी इस देश का मुख्य सेवक होने के नाते कि ऐसे सब भ्रष्टाचारियों को, ऐसे सब अनैतिक काम करने वालों को जेल के अंदर डाला जाए। और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने पर्याप्त जांच करके उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा करके उन लोगों को अंदर डालने का काम किया है। वही 2014 के जो चुनाव में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं काला धन लेके आएंगे, वो कह रहे हैं कि काले धन पर कोई बात नहीं हो रही, अभी तक कोई काला धन आया नहीं। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भ्रष्टाचार का वो बना दिया है। देखिए, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पारदर्शी करने का काम किया। हमारे सामने वो बातें भी ध्यान में आती हैं कि देश के एक समय के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे कि जब मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती जो पहला उन्होंने वायदा किया था, संसद के अंदर अपने भाषण में कहा था कि मेरे देश की मेरी सरकार गरीब के लिए काम करेगी और पारदर्शी व्यवस्था लेकर के आएगी। वो काम किया उन्होंने। आज पारदर्शी व्यवस्था के चलते बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं जो होती थी जिनके कारण से काला धन जनरेट होता था, काला धन, वो सारी व्यवस्थाएं आज धराशायी होकर के पारदर्शी व्यवस्था खड़ी हुई है। देश की बड़ी आबादी का बैंक में खाता नहीं था, बैंक में खाता खोल करके बिना पैसे के जीरो बैलेंस पर खाता खोल करके उनके खाते में सारी सुविधाएं सीधी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना लेकर के आए और सारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये सारा काम जो जिसके कारण से भ्रष्टाचार होता था, काला धन के जिसके कारण से जमा होता था, उनकी कमर तोड़ने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूं भविष्य की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में इस दृष्टि से और कड़े कदम उठाने का काम होगा। और देश की जनता को इस बात से बड़ा सुखद एहसास होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला और भविष्य में डालेंगे। हरियाणा की राजनीति की कुछ बातें कर लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, दो देगा हमें चंदा, उसको देंगे धंधा। देखिए, ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार के आरोप आज वो लगा रहे हैं, हंसी आती है इन बातों पर। जिन लोगों ने भोले भाले किसानों की जमीन लूटने का काम किया, उनको अधिग्रहण का डर दिखा करके अपने परिवार के लोगों को, अपने चहेते लोगों को वो जमीनें दी गई ताकि उनको उनके वारे न्यारे हों। ये सरकार, हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था को धराशायी कर दिया, सारी व्यवस्था को पारदर्शी कर दिया। आज जो इस प्रकार के लोग थे जो चंदा उगाही का काम करते थे, नौकरियों में भ्रष्टाचार करते थे, बिना किसी योग्यता के इनके रिश्तेदार बड़ी बड़ी HCS जैसी नौकरियां लगते थे, इन सब लोगों का पर्दाफाश हुआ है। एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदेश के अंदर खड़ी हुई है। मुझे लगता है इसके कारण से इन लोगों को बहुत भारी तकलीफ है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा में कोई और हो। और इन लोगों ने अगर इतना बढ़िया व्यवस्था की होती और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था खराब होती तो पिछला रोहतक का चुनाव, पिछला सोनीपत का चुनाव, मुझे लगता है इसका परिणाम इन लोगों को देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की एक की भी घोषणा की, उनके जो पाले में आती हैं 9 सीट आती हैं, एक पे भी नाम नॉमिनेट नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपस में जैसे ये अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए, ये तो मजबूरी है इन लोगों की कि एक निश्चित तिथि के ऊपर नॉमिनेशन भी करना है, निश्चित तिथि के ऊपर चुनाव आयोग चुनाव भी करवाएगा, इसलिए मजबूरी में कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वरना इनकी सहमति नहीं बन पाएगी। और जो भी कैंडिडेट इनके आएंगे, देश की जनता का, हरियाणा की जनता का बिल्कुल स्पष्ट एक मूड बना हुआ है, वो मोदी जी को आशीर्वाद देने वाली है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आधे से भी ज़्यादा दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं, उधार लिए के बात कर रहे हैं, उधार लिए हुए हैं। देखिए, अच्छे आदमी जो आए हैं उनका स्वागत किया है, उनको संगठन में भी काम दिया, टिकट भी दिए। भविष्य में भी अगर अच्छे आदमी कहीं से आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो उनको भी लेगी। आगे भी दरवाजे खुले हैं ना। मैं तो आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूँ, ऐसे अच्छे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए हरियाणा की भलाई चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चाहते हैं, वो आए ना, स्वागत है उनका। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है किसानों की तरफ से? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्वाभाविक होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक विरोध होता है, स्वाभाविक विरोध होता है, लेकिन कई बार विरोध प्रायोजित भी होते हैं, सब तरह की बातें होती हैं। वही अभी एक बयान पढ़ रहा था मैं आपका कि जेजेपी का आपका गठबंधन है, जैसे ही गठबंधन टूटा तो आपने जेजेपी के नेताओं को निमंत्रण दिया सीधे सीधे कि आप हमारी पार्टी में हो। देखिए, अच्छे लोग, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को लेकर के टिकट दे दी। हम तो कहते हैं
अच्छे लोग आएंगे, वो संगठन में काम करना चाहते हैं, अगर चुनाव लड़ करके वो सेवा करना चाहते हैं तो जहाँ भी वो व्यवस्था में ठीक फिट बैठेंगे उनको स्थान देंगे, चाहे वो जेजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कोई अन्य दल का है। अच्छे लोगों का स्वागत है। जेजेपी को सीधा टारगेट। देखिए, मैं समझता हूँ कि जेजेपी अब बीते जमाने की बात दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, बेशक कैंडिडेट उस समय भी उधार के लेकर के आए थे जेजेपी पार्टी के नेता, अब वो ज़्यादातर ने भगदड़ मची हुई है, जा रहे हैं लोग, क्योंकि कोई नीयत भी नहीं है और नेता का विजन भी नहीं है, मुझे जो लगता है, इसलिए लोग छोड़ करके जा रहे हैं। भविष्य जैसा भी होगा। ये थे सुभाष बराना जी, जिन्होंने विस्तार से जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उस पर बात रखी और जो तमाम जो कांग्रेस के जो आरोप थे उनको लेकर भी उन्हें खासकर जो है जेजेपी को लेकर जो नेताओं को निमंत्रण देने की बात की थी, उस पार्टी पर भी कटाक्ष किया है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।